हेलो भाई। नमस्कार। तो कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, अपना काम कर रहे होंगे दोस्त। ठीक है। तो पिछले दिनों में जो मैंने 2 क्लासें ली थी हिस्ट्री के रूम में, आज उसी सीरीज को जारी रखते हुए हम नई क्लास लेके आ रहे हैं। तो बंगाल विजय के रूम में है। ठीक है। आपका टाइम खराब नहीं करते हुए मैं इस टॉपिक पे जल्दी से जल्दी आऊँगा। ओके दोस्त। तो हमें इसी जो टॉपिक है बंगाल विजय, ये न केवल जो स्टेट पीसीएस है, रेलवे है, एसएससी है, सारे एग्जामों में इसके क्वेश्चन है जो देखने को मिलते हैं। ठीक है। थोड़ा सर मुझे टाइम दो तो मैं एक बात बताता हूँ। किसी भाई का एक मेरे पास मैसेज था कि सर, 1 मिनट सर, मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब मैं कोचिंग तो आना चाहता हूँ लेकिन फीस नहीं है। तो मैं जरूर भाई, तू कोचिंग तो आना। ठीक है। हमारी ऑफलाइन जो कोचिंग है वहां पे आ जाना, आ तो जाना, उसी की बात कर रहा है तो मैं जरूर सच्ची बात करके तेरी फीस जो कम कराने की है वो कोशिश करूंगा। ठीक है। बात करेंगे तो बात बनेगी दोस्त, है कि नहीं? तो चलते हैं मैं आगे अपने टॉपिक में। ठीक है। ये जो बंगाल विजय है, पहले हमें जो बंगाल विजय है, जो बंगाल है ये स्वतंत्र स्टेट है एक। ठीक है। हम पढ़ते हैं कि जो पहले जो मुगल आते हैं, बाबर से लेकर जो मतलब औरंगजेब है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो उत्तरकालीन मुगल आते हैं वो इतने पावरफुल होते नहीं है। और पावरफुल नहीं होने के कारण क्या होता है कि जो छोटी छोटी रियासतें, बड़ी बड़ी रियासतें, वो अलग होना स्टार्ट हो जाती है, यानी स्वतंत्र होना हो जाती है। यानी वो मुगलों को राजस्व नहीं भेजती, जो दीवानी है, वो जो पैसे है वो नहीं भेजती है। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि जो मोहम्मद शाह रंगीला हुआ उत्तरकालीन मुगल, तो उसके जो काल में ये बंगाल है वो अलग हो गया था, मुर्शिद कुली खाने से अलग कर दिया गया था। ठीक है। शुरू शुरू में तो जो मुर्शिद कुली खा वो राजस्व बेचता था, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो जो अलीवर्दी खान आता है वो तो मुगलों को राजस्व भेजना ही बंद कर देता है। नहीं केवल ये जो बंगाल है वो स्वतंत्र होती है, बल्कि जो हम पढ़ते हैं कि अवध, अवध जो एकदम दिल्ली के पास है, वो भी मुगलों को राजस्व देना बंद कर देती है। कर्नाटक में सादुतुल्ला खां, वो कर्नाटक को अलग कर देता है। हमारे भरतपुर में वो बदन सिंह, वो अलग कर देता है। ठीक है। ऐसी बहुत सारी रियासतें जैसे जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद रियासत को चिंगलिज खान ने स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र घोषित मतलब कि अब मुगलों के अंतर्गत नहीं है। ये तो जो पहले जो बड़े बड़े जो मुगल हुआ करते थे, जैसे बाबर है, अकबर है, तभी ये जो राजस्व भेजा करते थे लोग, क्योंकि वो बहुत बड़े पावरफुल बादशाह हुआ करते थे। लेकिन बाद में जो उत्तरकालीन मुगल आए तो इतने खास नहीं हुए। तो जो सेनापति है उन्होंने अपनी अलग अलग रियासत बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो आज उसी के रूम में आज हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। ठीक है मित्रों। तो हमें 4-5 जो है शासक है उसी के बारे में पढ़ेंगे, और तुरंत ही मैं इसे कंप्लीट कराने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। ठीक है। तो चलते हैं। ये जो मुर्शिद कुली खां है, पहले हम मुर्शिद कुली के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं मुर्शिद कुली के बारे में बता देता हूँ कि ये इसी के समय क्या है, इसी के समय है ये जो बंगाल है ये स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है। और ये फिर मुर्शिद कुली खां है कि ये ढाका, पहले राजधानी हुआ करती थी ढाका, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले राजधानी हुआ करती थी ढाका। ढाका कब हुआ करती थी? जब मुगलों का यहाँ अच्छे से नियंत्रण था, यानी मुगल जो औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, तब ढाका ढाका राजधानी हुआ करती थी बंगाल की। लेकिन उसने जब स्वतंत्र घोषित कर दिया तो उसने बोला कि अब तो इन लोगों के साथ तो क्या ही रहना। ठीक है। तो उसने अपनी राजधानी हटा के मुर्शिदाबाद कर दिया। मुर्शिदाबाद एक शहर है बंगाल में। ठीक है। और अपने नाम पर ही एक राजधानी घोषित कर दी थी। ठीक है। तो हम चलते आगे। ये बंगाल का स्वतंत्र शासक था, बिल्कुल था। ठीक है। और इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। ओके। तो मैं इसका काल लिखता हूँ 1713 से 1727 तक ये जो है शासक बना रहा था बंगाल पे। ठीक है। फिर ये सुजाउद्दीन है इसके बाद में। सिर्फ सुजाउद्दीन इतना पावरफुल नहीं था, तो इसके बारे में कुछ है नहीं जानकारियां, है ना, ज्यादा है नहीं, है तो है लेकिन इतनी बताने के लायक नहीं है, एग्जाम की दृष्टि नहीं है। फिर सरफराज बनता है। जब सरफराज शासक बना तो ये सरफराज दरअसल ये इसी का जो मुर्शिद कुली खां है इसी का क्या हुआ था, दामाद हुआ करता था। ठीक है। लेकिन ये सरफराज है, ये पूरे जैसे ये पूरे बंगाल है, टोटल बंगाल इसी का पूरे बंगाल का क्या हुआ था, पूरे बंगाल का ये नवाब हुआ करता था। ओके। लेकिन कालांतर में फिर अलीवर्दीन खान आता है। अलीवर्दी खान ने सरफराज को हराता है घेरिया के युद्ध में, और पूरे बंगाल का क्या हो जाता है, शासक घोषित हो जाता है। 1740 ईस्वी में घेरिया के युद्ध में सरफराज को हराकर अलीवर्दी खान बंगाल का शासक बनता है, बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है। ये पहले जो अलीवर्दी खान है ना, ये पहले बंगाल का जो बिहार का गवर्नर हुआ करता था।
ये जो पहले बंगाल है ना, इसमें बहुत सारी रियासतें, मतलब बहुत सारे जो स्टेट है वो हुआ करते थे, केवल बंगाल ही नहीं हुआ करता था। उसमें क्या होता था कि बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, असम है, और जो पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जो भी दूसरा देश है वो भी है, ये इन सबको मिलाकर एक बंगाल हुआ करता था। लेकिन ये जो अलीवर्दी खान है, जैसे ये सरफराज है, सरफराज पूरे जो सरफराज जो पूरे बंगाल का क्या है, नवाब है। सरफराज पूरे बंगाल का नवाब है। और ये जो अलीवर्दी खान है केवल बिहार का गवर्नर हुआ करता था, लेकिन इसके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना मैं केवल बिहार का गवर्नर क्यों, मैं पूरे बंगाल का गवर्नर होऊंगा। तो उसने क्या किया, सरफराज की हत्या कर देता है, सरफराज की हत्या करके ये खुद बंगाल का नवाब बन जाता है। ठीक है, तो इसी के शासनकाल में बंगाल समृद्धशाली राज्य बनता है। अलीवर्दी खान ने सबसे पहले मुगलों को राजस्व देना बंद किया था। पहले जो मुर्शीद कुली का है वो तो राजस्व भेज तो था, लेकिन ये जो अलीवर्दी खान होता है ये तो राजस्व भेजना ही बंद कर देता है। ये क्या ही राजस्व भेजना है कि नहीं मुगलों को। अलीवर्दी खान के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इसकी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। अब क्या है कि हम सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला 1757 से 1760 तक ये बंगाल का नवाब है। ठीक है, अलीवर्दी खान के बारे में दो चार बातें ढंग के। पहले अलीवर्दी खान के बारे में तीन बातें हैं। जैसे पहले बिहार का गवर्नर हुआ करता था, उसने सरफराज की हत्या करके पूरे बंगाल का शासक बन गया। सरफराज की हत्या उसने घेरिया के युद्ध में की थी 1740 ईस्वी में। और इसने जो इसका जो एक डायलॉग है कि ये जो यूरोपियन है ये मधुमक्खियों के समान है, तो ये किसका डायलॉग है, अलीवर्दी खान है। अलीवर्दी खान ने बताया कि जो यूरोपियन आए हुए हैं, जैसे ये जो डच है, स्पेनिश है, अंग्रेज है, फ्रांसीसी है, ये यूरोपियन है ना, ये जो मधुमक्खियों के समान है। मधुमक्खी सामने यानी जैसे कोई मधुमक्खी किसी जगह पर बैठती है तो वहां पे शहद बनाती है, शहद बनाकर उड़ जाती है, और शहद क्या मिलेगा, आपको मिलेगा। लेकिन अगर इस मधुमक्खी को कोई छेड़ दे तो ये मतलब नुकसान कर देती है। तो ये डायलॉग किसका है, अलीवर्दी खान का है। तो ये तीन चार बातें ध्यान रखने की बात है। लेकिन अलीवर्दी खान की कोई पुत्र नहीं था, कोई बेटी नहीं, कोई बेटा तो था नहीं उसका उत्तराधिकारी। तो उसने क्या किया कि इसकी जो बेटी है उसको नवाब बनाया, सिराजुद्दौला को। ठीक है, इसकी तीन बेटियां हुआ करती थी। एक तो जो पूर्णिया है वहां पे इसकी एक बेटी बैठती थी अलीवर्दी खान की, एक ढाका में, एक पटना में। ठीक है, ये तीन बेटियां किसकी हुआ करती थी, सिराजुद्दौला की बेटियां हुआ करती थी। अब इसकी बेटा नहीं था तो इसमें से अपनी बेटियों में से किसी को ये राजा बनाएगा। तो ये अपनी बेटी के बेटा को यानी सिराजुद्दौला को राजा बनाता है। यानी ये अलीवर्दी खान का दोहिता है, बंगाल का नवाब बनता है। और इसी के मतलब समकालीन जो अंग्रेज आते हैं और इसी के जो बंगाल इर्द गिर्द घूमता है, इसी सिराजुद्दौला बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये 1757 से लेकर 1760 तक होता है। और फिर हमें इसी के काल में कालकोटरी घटना पढ़ते हैं, भले खोल त्रासदी, है ना। और इसी के काल में ही जो सबसे जो फेमस भारतीय इतिहास का सबसे फेमस युद्ध है, जो प्लासी का युद्ध, वो हुआ था। ठीक है, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सिराजुद्दौला 1757 से लेके 1760 तक। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान का दोहिता था। अल्पायु में ही बंगाल का नवाब बनने के कारण साथ में ही अलीवर्दी खान कोई पुत्र न होने के कारण बंगाल के बहुत सारे उत्तराधिकारी बन गए। अतः सिराजुद्दौला को नवाब बनाए जाने के कारण उससे बहुत सारे लोग नाराज हो गए। हुआ क्या है कि जो अलीवर्दी खान तो कोई पुत्र नहीं था, तो उत्तराधिकारी में किसको क्या बनाए, तो इसके जो बंगाल के उत्तराधिकारी बहुत सारे मतलब अपने आप को दावेदार घोषित किए जाने लगे। जैसे इनकी तीन मौसियां थी, वो बोली यार इसी की बेटी को क्यों, मेरे बेटा नहीं बन सकता क्या नवाब। और भी जैसे मीर जाफर है इनका सेनापति, वो इसके विरोध हो गया। राय दुर्लभ से सिराजुद्दौला ने कोई पैसे वैसे लिए थे तो उसने वापस नहीं चुकाए, तो राय दुर्लभ इसके विरोध हो गया। जगत सेठ है वो इसके विरोध हो गया, अमिचंद है वो इसके विरोध हो गया। तो फिर क्या है कि जब अंग्रेजों को पता चला कि सिराजुद्दौला के बहुत सारे लोग इसके विरोध में हैं, तो अब क्या है, अंग्रेजों को मौका पड़ता है और अंग्रेज कहते हैं इसकी जो विरोधी है उसको सहायता देना चालू कर देते हैं, है ना। और ऐसा होता है। फिर जो कालांतर में हम देखते हैं कि ये इसको हटाने की कोशिश बहुत होती है, और कोशिश होती क्या, वो कामयाब भी हो जाती है। जैसे हम पढ़ते हैं कि प्लासी का युद्ध होता है तो सिराजुद्दौला के साथ में क्या होता है कि विश्वासघात होता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि जो प्लासी का युद्ध नहीं बल्कि एक विश्वासघात था, जिसमें मीर जाफर
और बंगाल के जो धनी सेठों ने बंगाल को क्या कर दिया था, बेच दिया था। ठीक है, एक के एम पन्नीकर नाम का जो वो इतिहासकार हुआ, तो उसने तो बोला था कि जो बंगाल है, बंगाल को बंगाल ने जो बंगाल के धनी लोग और जो मीर जाफर उनका सेनापति, उन्होंने जो अंग्रेजों को बंगाल को बेच दिया था। ठीक है, वो एक मतलब एक डायलॉग सा है इसका, है ना। तो जो इस प्रकार है, इसकी विरोधी विरोधी के बारे में पढ़ेंगे। मोसी है जिसकी घसीटी बेगम, ये जो इतने सारे लोग हैं ना, ये विरोध में हो गए। इसके विरोध में क्यों? कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ही क्यों, मैं क्यों नहीं बन सकता? इस कारण ये जो है ये सारी विरोधी हो गए। जैसे पूर्णिया का नवाब सब, ये शौकत जंग है, सफदर जंग नहीं है। अवध वाला सफदर जंग नहीं है, ये शौकत जंग है ना। सेनापति था मीर जाफर, ये मीर कासिम नहीं है, मीर जाफर है। राय दुर्लभ इसके विरोध हो गया, जगत सेठ इसके विरोध हो गया, अमित चंद इसके विरोध हो गया। ठीक है, इतने सारे लोग इसके जब विरोध हो गए, तो अब तो क्या है कि अब अंग्रेजों को तो मौका पड़ता है, तो अंग्रेज क्या करते हैं, इन विरोधियों को शरण देना चालू कर देते हैं। ठीक है, फिर ये सारी घटना हो रही थी कि तो लेकिन एक बीच में एक और कांड हुआ कि जब दस्तक क्या है कि ये सारी घटना हो रही थी, बीच में दस्तक आ गया। तो दस्तक मतलब जैसे हम पढ़ते कि जो फर्रुखशेर के शासनकाल में, फर्रुखशेर एक उत्तरकालीन मुगल हुआ, जिसके शासनकाल में हम पढ़ते कि 1717 में जॉन सरमन ने क्या किया था कि जो मतलब 3000 रुपए में, क्या 3000 रुपए में उसने क्या किया कि 3000 रुपए में बंगाल का जो बिजनेस कर सकते हैं, 10,000 में सूरत का बिजनेस कर सकते हैं, और कलकत्ता के आसपास हम जमीन खरीद सकते हैं, और बॉम्बे में जो सिक्के चलते हैं अंग्रेजों के, वो सारी जगह चलेंगे। ठीक है, तो ये सारी घटना हुई। तो हम बोलते कि ये जो फर्रुखशेर ने जो ये चीजें दी है, इसे अंग्रेजों का मेगना कार्टा कहते हैं। मेगना कार्टा मतलब शक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाना। ठीक है दोस्तों, तो दस्तक क्या है? दस्तक मतलब है जो कंपनी है, कंपनी ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने जो दस्तक का दुरुपयोग करना चालू कर दिया था बंगाल में। दस्तक मैंने अभी बोला है कि जो बंगाल में बिजनेस कर सकते हैं, बंगाल में बिजनेस कर सकते हैं आप, सॉरी यार, बंगाल में बिजनेस कर सकते हैं आप कितने रुपए में? 3000 रुपए में। यानी आप 3000 रुपए एक मुश्त जमा कराओ और बंगाल में पूरे पर मतलब बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, किसको जमा कराना है? ये मुगल बादशाह को जमा कराना है। मुगल बादशाह कौन? फर्रुखशेर। उसी के शासनकाल में जॉन सरमन एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने जो अंग्रेजों का मेगना काटा, उसने क्या किया कि जो उसके पास गया फर्रुखशेर के पास, और उसने क्या किया कि जो एक साथ जमा कराई। जैसे उसने बंगाल का जो बिजनेस कर सकता है कितने, 3000 रुपए में दो और बिजनेस करो, 10,000 रुपए दो और सूरत में बिजनेस करो, कलकत्ता के आसपास आप जमीन खरीद सकते हो, और बॉम्बे में जो आपके सिक्के हैं वो चलेंगे। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है कि एक साथ 3000 रुपए जमा करा दिए, एक साथ 3000 रुपए करा दिए। तो अब जो भी वो बिजनेस करेंगी, एक साथ 3000 रुपए जमा कराने के बाद उसको मिला दस्तक एक कार्ड होता है, वो मिला। अब क्या है कि वो मतलब बंगाल पे क्या कर सकती है, मतलब बिजनेस कर सकती है, उसके जो टैक्स वैक्स है नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने कंपनी ने एक साथ जमा करा दिए 3000 रुपए टैक्स के, है ना। ठीक है, तो फिर ये दस्तक मिला उसको। अब जो भी टैक्स है वो क्या, मतलब जो भी टैक्स लगेगा वो कंपनी है वो कार्ड दिखा देगी, तो उस पर कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स का दुरुपयोग क्यों किया? कि जो कंपनी है ना, उसके साथ साथ जो कंपनी कर्मचारी है वो क्या है कि कंपनी का वो जो दस्तक है उसको दुरुपयोग करते थे, और वो अपना दस्तक है ना भारतीय जो कर्मचारी है उसको भी दे दिया करते थे। इसलिए जो टैक्स मिलता था वो क्या था कि वो नवाब को नहीं मिला करता था। ठीक है, सिराजुद्दौला को नहीं मिलता था। इसलिए कंपनी क्या कर रही थी, उस दस्तक का दुरुपयोग कर रही थी, और इधर ये जो कंपनी क्या कर रही थी, इसको शरण दे रही थी, इनके विरोधी को शरण दे रही थी। फिर क्या हुआ कि जो आगे चल के फिर कंपनी के कर्मचारी दस्तक का दुरुपयोग करते थे। ठीक है, हमने पढ़ लिया। मीर कासिम फैक्ट्री को लेकर तनातनी चलती थी। मीर कासिम फैक्ट्री के एक बार क्या हुआ कि जो सिराजुद्दौला है वो मीर कासिम फैक्ट्री में गया, मतलब निरीक्षण करने के लिए, तो अंग्रेजों ने रोक लिया। तो वो सिराजुद्दौला बोला, यार मैं यहाँ का नवाब हूँ, ठीक है, मुझे कैसे रोक सकते हो? फिर उसने जो वो लड़ाई लड़ता है, वहां पे सेना बुलाता है, और लड़ाई लड़के वो जैसे सारे अंग्रेजों को मतलब कोलकाता से बाहर निकाल देता है, और अंग्रेजों को कोलकाता से बाहर निकाल कर कोलकाता का नाम ही वो अलीनगर कर देता है। फिर हम पढ़ते हैं कि जब ये बात जो मद्रास में बैठे जो रॉबर्ट क्लाइव को पता चलती है, तो मद्रास से वो कलकत्ता आता है, और जब वहां पे आता है और अलीनगर की संधि करता है वो,
ठीक है। अलीनगर की संधि में क्या था कि आप जो जो नवाब है उसको विरोधियों को शरण नहीं देंगे, ठीक है। अलीनगर की संधि मैं पढ़ देता हूँ, क्या लिख देता हूँ। अलीनगर की संधि, इसमें क्या क्या बात हुई कि नवाब है युद्ध हर्जाना देगा, नवाब युद्ध हर्जाना देगा, क्योंकि नवाब ने मीर कासिम फैक्ट्री में जो तनातनी चली, युद्ध हो गया, अंग्रेजों को वहां से बाहर निकाल दिया, तो अंग्रेजों को बहुत सारा नुकसान हुआ। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ये संधि हो रही है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की, ठीक है। नवाब युद्ध हर्जाना देगा, और अंग्रेज है, अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इसके विरोधियों को शरण नहीं देगी, विरोधियों को शरण नहीं देगी, ठीक है। और फिर मतलब अंग्रेजों के भी साथ भी सिराजुद्दौला करता है कि आप मेरे जो विरोधी है उसको संरक्षण नहीं दो, लेकिन ये अलीनगर की संधि है वो फेल हो जाती है। न तो नवाब ने युद्ध हर्जाना दिया और न ही अंग्रेज जो इनके विरोधियों शरण देने से मना कर देते हैं, ठीक है, वो शरण देते रहते हैं। यह क्या है, अलीनगर की संधि है, ठीक है। पीछे हम पढ़ते, सिराजुद्दौला ने मीर कासिम फैक्ट्री को बंद करवा देता है और अंग्रेजों को कोलकाता से बाहर निकाल देता है। सिराजुद्दौला ने कोलकाता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। साथ में इसी दौरान 20 जून 1754 को एक घटना होती है ना, जिसे ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। इस घटना में बहुत सारे अंग्रेजों को उस कालकोठरी में बंद कर दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे अंग्रेज मार दिए जाते हैं। ये जानकारी होलवेल नामक एक अंग्रेज अधिकारी देता है। हुआ था कि ये सारी घटना चल रही थी कि कंपनी नवाब के जो विरोधी को शरण दे रही थी, ठीक है। मीर कासिम फैक्ट्री में उसको निरीक्षण करने पर जो तनातनी वो चल रही थी, कंपनी दस्तक का दुरुपयोग कर रही थी, और साथ में होते होते ये जो घटना है कालकोठरी घटना वो भी हो जाती है। देखो जून का महीना, गर्मी में जो 12x14 के कमरे में बहुत सारे अंग्रेजों को बंद कर दिया गया, और जब कालांतर में खोला गया तो मतलब 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया। बाद में जब सुबह इसको खोला गया तो मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे और 123 लोग मर गए थे उस कमरे में, है ना। तो ये जब ये घटना की जानकारी कौन देता है, ये होलवेल नाम एक अंग्रेज देता है, ठीक है। इस घटना की जानकारी होलवेल नाम एक जो अंग्रेज है वो जानकारी देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ब्लैक होल मतलब जो कालकोठरी घटना किसके समय हुई थी, सिराजुद्दौला के समय हुई थी। अब जो इतनी सारी घटना हो गई तो अब तो युद्ध तो होना ही है, ठीक है। जब युद्ध होगा तो अब प्लासी का युद्ध, ये घटना 23 जून 1754। पलास के बड़े बड़े पेड़ थे इसलिए जगह का नाम प्लासी है, ठीक है। अंग्रेजों की तरफ से सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला की तरफ से सेनापति मीर जाफर। लेकिन ये मीर जाफर है, ये जो नवाब है इसके साथ विश्वासघात कर लेता है, ठीक है। और अंग्रेज बिना युद्ध किए हुए जीत जाते हैं, मतलब अंग्रेज 2-3 घंटे में युद्ध जीत जाते हैं। मीर जाफर पहले ही अंग्रेजों से मिला हुआ था और वो बोलता है कि मुझे तो अब नवाब बने देना, और मतलब सिराजुद्दौला को तो मैं देख लूंगा, ठीक है। तो फिर वो क्या होता है कि वो रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिलाता है, और मतलब बहुत सारे कम लोग ही जो सिराजुद्दौला के वो वफादार रहे थे, मीर मदार मोहनलाल और कुछ फ्रेंच टुकड़ी, है ना। ये युद्ध अंग्रेज बिना लड़े ही जीत गए। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर पहले से अंग्रेजों से मिल जाता है। अंग्रेज सिराजुद्दौला को हराकर मीर जाफर को नवाब बनाते। वास्तव में युद्ध नहीं बल्कि विश्वासघात था, ठीक है। प्लासी की लड़ाई में मीर मदार व मोहनलाल फ्रेंच इसके वफादार थे, और पूरी की पूरी सेना, जो मीर जाफर पूरा सेनापति था तो पूरी की पूरी सेना नवाब के विरोध में हो जाती है, ठीक है। और ये युद्ध बिना लड़े ही अंग्रेज वो जीत जाते हैं और ये घटना हो जाती है। हम बताते हैं कि ये प्लासी का युद्ध नहीं बल्कि मीर जाफर ने विश्वासघात कर लिया था, ठीक है। अब हम अब जो मीर जाफर है वो शासक बनता है। ये 1760 से लेके 1765 के आसपास ये शासक बनता है, 1764 के आसपास, ठीक है। मीर जाफर को क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है क्योंकि वो सिराजुद्दौला को सिराजुद्दौला क्या, वो पहले अंग्रेजों से मिल जाता है, और अंग्रेज वो नवाब के चक्कर में ही तो अंग्रेजों से मिल जाता है। वो बोलता है कि मुझे तो आप नवाब बने देना और सिराजुद्दौला को मैं देख लूंगा। तो नवाब क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है। वह क्लाइव को नवाब बनने पर बहुत सारे उपहार देता है। जैसे ही जो मीर जाफर है यू जी जाता है तो अंग्रेज बोलते हैं कि आप मुझे क्या दोगे, तो खाली रॉबर्ट क्लाइव को 2 लाख रुपए दिए थे उसने, ठीक है। अब जो अंग्रेज है वो प्लासी के युद्ध जीत चुके थे और क्या बंगाल में प्रवेश कर चुके थे। जब अंग्रेजों ने इतने सारे सोने चांदी के, मतलब बंगाल एक धनी धानी वाला राज्य था, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना जो भारत सोने की चिड़िया है, तो वास्तव में जो सोने की चिड़िया है भारत में बंगाल ही था पहले,
ठीक है। लेकिन कालांतर में बंगाल को अंग्रेजों ने इतना लूटा कि गरीबी जैसी स्थिति आ गई, ठीक है। तो खाली रॉबर्ट क्लाइव को उसने 2 लाख रुपए दिए थे। उसने अंग्रेजों को 24 परगने वो बंगाल की उपजाऊ जमीन का हिस्सा देता है, जहां से अंग्रेजों को बहुत आय की प्राप्ति होती है। क्लाइव ने 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को अगला नवाब बना देता है, ठीक है। मतलब जो अंग्रेजों की वो इच्छा बढ़ती नहीं है, और बढ़ती नहीं तो उसको क्या करता है, उसको हटा देते हैं। मतलब ज्यादा पैसे देता नहीं है, और पैसे नहीं देता तो अंग्रेजों की तो भूख मिटती नहीं है, तो फिर अगला नवाब वो किसको बनाता है, मीर कासिम को बनाता है। मीर कासिम को जब नवाब बनाता है तो शुरू में तो मीर कासिम मतलब अंग्रेजों को बहुत सारी चीजें देता है। जैसे उसने मीर जाफर ने तो केवल मतलब 24 परगने दिए थे, लेकिन वो क्या है कि मीर कासिम क्या देता है, अंग्रेजों को 3 जिले देता है, चटगांव, वर्धमान, और एक जिला है वो देता है वर्धमान, चटगांव, वर्धमान, मिदनापुर नामक जिला देता है। और वो मीर कासिम अंग्रेजों को बहुत सारे जैसे उपजाऊ वाले क्षेत्र है, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र देता है, जहां से बहुत सारी इनकम हो सकती है। सिलट में जो चुने का काम चलता है उसमें 50% अंग्रेजों को देता है, और वो 5 लाख रुपए अंग्रेजों को देता है, क्योंकि वो दक्षिण में जब युद्ध चल रहा होता है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में, तो 5 लाख रुपए उनके लिए देता है। तो इसने बहुत सारी चीजें दी थी, लेकिन मीर कासिम बहुत योग्य सेनापति था, वो योग्य नवाब था। उसे पता चला कि एक ना एक दिन अंग्रेज हमें भी हटा देंगे, जैसे कि सिराजुद्दौला को हटा दिया, मीर जाफर को हटा दिया, तो मैं क्या हूं, मुझे भी हटा देंगे। तो उसने क्या कि अपनी राजधानी को चेंज कर दिया। मीर कासिम एक योगी सेनापति था, इसने बंगाल में बहुत सारे सुधार किए। वह अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर जो कभी पाल राज्यों की राजधानी हुआ करता था, वहां ले आया। मुंगेर है बिहार में। वह बंगाल में आंतरिक करों को हटा देता है। आंतरिक करों यानी वास्तव में तो वो दस्तक है, दस्तक का दुरुपयोग कर रही है कंपनी के कर्मचारी, और भारतीय लोगों को कर्मचारी, जो भारतीय लोगों को भी वो दस्तक देकर दुरुपयोग करते हैं। तो वो क्या है, वो बोलता है कि मुझे तो कर मिलता है नहीं, तो मैं सारे इसे आंतरिक करों को हटा देता हूँ। जैसे आंतरिक करों को हटाता है तो वो अंग्रेजों को बहुत दिक्कत होती है उससे। तो वो बोलता है कि यार हमने तो तुझे तो नवाब बनाया, और तुझे आंतरिक कर लेना पड़ता है। लेकिन वो मीर कासिम बहुत समझदार था, उसने आंतरिक करों को हटा देता है, सेना की टुकड़ी तैयार करता है और उनका प्रशिक्षण देता है। वो अपनी सेना की टुकड़ी तैयार करता है, और यूरोपियन जैसी सेना की जो टुकड़ी तैयार करता है, यूरोपियन सेना की जैसे, क्योंकि उसे पता है कि एक ना एक दिन तो युद्ध होना है अंग्रेजों के साथ में, तो वो यूरोपियन शैली अपनाता है। जब वो बंगाल का नवाब बनता है तो उसने अंग्रेजों को 3 जिले दिए थे, हमने पढ़ लिया। बंगाल की गंगा दोआब को उपजाऊ क्षेत्र दिया था, चिटगांव, वर्धमान, पूर्णिया दिया था, पूर्णिया नहीं वर्धमान, मिदनापुर दिया था, मिदनापुर नामक जिला दिया था जो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। कंपनी को उसने कई चांदी सोने के सिक्के उखाड़ भेंट किए मीर कासिम ने। लेकिन जब वो बंगाल के आंतरिक करों को हटाता है तो अंग्रेजों को परेशानी होती है। मीर कासिम को जब लगा कि उनका अंग्रेजों से युद्ध होगा, तो अपनी तरफ 3 शासकों को लेता है। 3 शासकों लेता है। जब उसे पता चल गया कि अब जो मैंने आंतरिक कर हटा दिए, तो अब अंग्रेज युद्ध करेंगे तो वो अपने के अकेले से तो पार पड़ेगी नहीं, अकेले से पार नहीं पड़ेगी, तो 3 शासकों को मिलाता है। कौन कौन से? शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है उसको मिलाता है, शाह आलम सेकंड जो मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह नाम का ऊपर मुगल बादशाह तो है ना, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और मीर कासिम, ये तीनों मिलते हैं। और हम पढ़ते हैं बक्सर का युद्ध, जो बक्सर का युद्ध है वो बक्सर का युद्ध होता है। ये तीनों सेना तीनों साथ है, ठीक है, ये तीनों साथ होकर ये जो लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन बीच में क्या हुआ कि ये आंतरिक करों से तो दिक्कत हो रही थी अंग्रेजों को। आंतरिक कर जब समाप्त कर दिए थे बंगाल में, लेकिन साथ में ही एक कांड होता है, पटना कांड के नाम से जानते हैं, पटना में होता है वो कांड। उसमें क्या है कि मीर कासिम ने 143 अंग्रेजों को मरवा देता है। जब 143 अंग्रेजों को मरवा देता है तो ये बात अंग्रेजों तक जाती है। जब बात अंग्रेजों तक जाती है तो अब तो युद्ध होना ही था। तो वो बोलता है यार जब मैं इन तीनों को साथ लूंगा तो युद्ध हम जीत ही जाएंगे। लेकिन वो युद्ध हार भी जाते हैं बक्सर का युद्ध में, और हम देखते हैं कि बक्सर पर बंगाल पर है वो पूरे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, ठीक है। आगे बक्सर का युद्ध 1764, 20 अक्टूबर 1764। अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, और बंगाल का नाम मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, अवध का नाम शुजाउद्दौला, ठीक है। ये शाह आलम सेकंड को तो ये बोलकर लाता है कि इसको जो शाह आलम सेकंड मुगल बादशाह, उसको ये जो इनकी रिश्तेदार है दिल्ली में इसको घुसने नहीं दे रहे। तो ये मीर कासिम बोलता है जैसे हम युद्ध जीतेगा तो हम तीनों मिलकर तुम्हें दिल्ली बिठाकर आ जाएंगे, ठीक है।
नवाब, अवध का नवाब मतलब इसकी जो बाउंड्री वो टच करती है। तो मतलब जो मीर कासिम है वो बोलता है कि शुजाउद्दौला तू मेरा साथ दे, मेरा साथ इसलिए दे कि जब अंग्रेज मुझे बंगाल से हरा देंगे तो तेरी बाउंड्री भी टच करती है, कालांतर में तुझे भी दिक्कत होगी। तो इसी को भी साथ लेता है और बक्सर बिहार में वहां पे युद्ध होता है और ये अंग्रेज इस युद्ध को क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। ठीक है, मीर कासिम युद्ध से भाग जाता है। शुरू शुरू में जब लड़ाई होती है, जैसे मैं बता देता हूँ कि जैसे जब बक्सर की युद्ध होता है ना, इधर की तरफ था हेक्टर मुनरो अंग्रेज सेनापति, और पलासी की युद्ध में अंग्रेज सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। इधर 3 सेनापति थे, ये मीर कासिम खुद तो बंगाल का नवाब है, सालम सेकंड है जो मुगल बादशाह है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। इधर 7,000 की सेना है, लगभग 7,000 सेना, लगभग इधर 70,000 की सेना है। लेकिन हेक्टर मुनरो इस युद्ध में जीत जाता है। आप देखिए कि 7,000 सेना और इधर कितनी बड़ी सेना होकर भी इधर 3 लोग लड़ रहे हैं, इधर एकला ये लड़ रहा है। तो वास्तव में ये जो बक्सर का युद्ध है, जो युद्ध मतलब एक मतलब अंग्रेजों क्या है कि सैनिक श्रेष्ठता का परिणाम है। बक्सर जो पलासी युद्ध नहीं था बल्कि विश्वासघात था, लेकिन जो ये बक्सर है ना, ये बक्सर युद्ध अंग्रेजों की जो सैनिक श्रेष्ठता है उसका परिणाम है। ठीक है, अवध की जिम्मेदारी अब अंग्रेजों को दे दी जाएगी। फिर क्या है, जैसे ही युद्ध जीते, जैसे हेक्टर मुनरो युद्ध जीतता है, तो अब युद्ध जीत गया तो क्या हुआ, अब संधि करेंगे इसके साथ। तो इलाहाबाद की संधि होती है, 2 संधि करता है इलाहाबाद की संधि। प्रथम इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765। हेक्टर मुनरो युद्ध तो जीत जाता है, अच्छा सेनापति, लेकिन उसे संधि करनी नहीं आती है। वो तो इतना सोच के नहीं आता है कि हम मतलब 3 लोगों को हरा देंगे। यानी बंगाल का नवाब हार चुका है और भाग चुका है। मतलब बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम पूरा का पूरा किसके हाथ में, अंग्रेजों के हाथ में। सालम सेकंड मुगल बादशाह, दिल्ली का मुगल बादशाह, वो हार गया। मतलब पूरी दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में। अवध जो गंगा दुआब उपजाऊ क्षेत्र है, वो नवाब वो हार चुका है। यानी तीनों जो हार चुके, अब पूरा का पूरा जो उत्तर भारत है अंग्रेजों की गिरफ्त में है। ठीक है, हेक्टर मुनरो को समझ में नहीं आया तो उसने क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव जो 1760 में चला गया था उसको वापस बुलाता है और रॉबर्ट क्लाइव के साथ ही संधि होती है। ठीक है, ये 2 संधि होती है क्योंकि 2 लोग हैं। मीर कासिम तो पहले ही भाग चुका है। अब इलाहाबाद की संधि पहले किसके साथ होती है, सालम सेकंड के साथ में। सालम सेकंड जो मुगल बादशाह है, इसके साथ में होते हैं कि इसको जो इलाहाबाद में हो रही है, तो इलाहाबाद प्लस कड़ा किसको दे दिए जाएंगे, सालम सेकंड को दे दिए जाएंगे। और सालम सेकंड को, मुगल बादशाह सालम सेकंड को 26 लाख की वार्षिक पेंशन दे दी जाएगी, है ना। फिर इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है, इलाहाबाद की दूसरी संधि कब होती है, इसके 4 दिन बाद में 16 अगस्त 1765 में। और इसके साथ में किसके साथ में, शुजाउद्दौला। मीर कासिम तो भाग चुका है, शुजाउद्दौला के साथ में होती है। शुजाउद्दौला के पास में जो इलाहाबाद था, इलाहाबाद प्लस कड़ा, ये किसकी जमीन हुआ करती थी, शुजाउद्दौला की। तो अंग्रेज इससे लेकर सालम सेकंड को दे देते। ठीक है, और जब सालम सेकंड से वो युद्ध हर्जाना लेते हैं, 50 लाख रुपए का युद्ध हर्जाना। हाँ तो दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था और आवाज में भी आपको थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा यार, खांसी जुकाम है इन दिनों में, बहुत सारी जो खांसी की वो समस्या चल रही है। तो जल्दी वो मतलब सही करने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। तो हम पढ़ रहे थे कि शुजाउद्दौला को युद्ध हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए, शुजाउद्दौला से युद्ध हर्जाने के रूप में अंग्रेज 50 लाख रुपए लेते हैं। ठीक है, ये संधि होती है, 2 संधि होती है। अब जो इस प्रकार बंगाल पूरा अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, पूरा बंगाल ही नहीं, अब अंग्रेजों का पास पूरा का पूरा उत्तर भारत अंग्रेजों की गिरफ्त में होता है। ठीक है,
रॉबर्ट क्लाइव 1765 में बंगाल पर द्वैत शासन लागू कर देता है। अब जो है जो मीर कासिम है वो भाग जाता है। अब जो बंगाल है उसको नवाब कौन किसको बनाए, तो फिर वो मीर जाफर है। मीर जाफर को दोबारा एक बार रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का नवाब बना देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लास्ट मीर जाफर थोड़े से दिनों के लिए ही जो है बंगाल का नवाब बनता है। फिर इसका बेटा जो नजमुद्दौला वो बंगाल का नवाब होता है, और इसी के शासन में वो रॉबर्ट क्लाइव द्वैत शासन लागू कर देता है ना। नजमुद्दौला के समय, नजमुद्दौला किसका जो बेटा है मीर जाफर का। मीर कासिम भाग जाता है बक्सर के युद्ध में, तो फिर बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाता है। जो कभी वो सुजाउद्दौला का सेनापति था उसी को बनाता है, क्योंकि वो रॉबर्ट क्लाइव का गिद्दड़ है, तो उसके साथ में उसकी थोड़ी सी जमती है रॉबर्ट क्लाइव की। तो फिर दोबारा बनाता है, और थोड़े से दिनों बाद मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। फिर उसका बेटा नजमुद्दौला होता है, और नजमुद्दौला के समय में ही जो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव वो क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव द्वैत शासन लागू कर देता है बंगाल में। द्वैत शासन मतलब दो शासन होंगे। अब बंगाल को डिवाइडेड भागों में बांट देता है रॉबर्ट क्लाइव। जैसे एक तरफ दीवानी मामले और एक तरफ प्रशासनिक मामले या फौजदारी मामले। इसको थोड़ा सा मैं साफ लिखता हूं यार, वो आप क्या ही इतना फास्ट लिखने। अंग्रेज जो द्वैत शासन लागू कर देता है, यानी एक तरफ तो जो दीवानी मामले हैं, ठीक है, और एक तरफ प्रशासनिक मामले यानी फौजदारी मामले। सीधे शब्दों में हम बोल लेते हैं कि जो पैसे वाली चीजें यानी राजस्व वाली चीजें वो तो अंग्रेजों को दी जाएगी, और जो फौजदारी मामले हैं, प्रशासनिक मामले, कहां पे जो लड़ाई दंगे हुए वो मामले, वो किसके हाथ में है, नवाब के हाथों में। सारा जो राजस्व है वो किसके पास है, अंग्रेजों के पास में। पैसा वाली जो चीजें हैं वो अंग्रेजों के पास में, और जो लड़ाई देंगे वो कौन देखेगा, नवाब देखेगा। 1765 से लेकर 1772 में या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक, यानी लगभग 7 सालों तक बंगाल में द्वैत शासन होता है। कालांतर में जो गवर्नर आता है कॉर्नवालिस, वो बोलता है कि इन 7 सालों में मैंने बंगाल में मतलब इतनी करप्ट जो शासन है वो कहीं नहीं देखा था, ठीक है। मतलब इस द्वैत शासन में अंग्रेज बंगाल को इतना लूटते जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बंगाल जो कभी धन दाने वाला उपजाऊ उर्वर क्षेत्र वाला एक जो क्षेत्र हुआ करता था, अब वो बंगाल है जो अंग्रेजों की पूरी गिरफ्त में था, और अंग्रेज यहाँ से बोरा भर के अपने देश ले जाते हैं, ठीक है। और काला सोने की चिड़िया खिलाने वाला बंगाल अब जो गरीबी की हालत में वो आ जाता है। लेकिन आज तो ऐसी स्थिति नहीं है। आज तो हमने फिर से बैकअप कर लिया अपने जो बंगाल, उसको अच्छा सा बना लिया। बंगाल अब भी जो जीडीपी के मामले में अच्छा राज्य है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे अंग्रेजों ने खूब लूटा था बंगाल को, ठीक है। तो ये सारी घटना होती है, ओके। तो दोस्तों हमने पढ़ाई बंगाल के बारे में, तो मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा फिर से, मैंने ये अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की, तो मैं बता देता हूँ कि फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। मुर्शिद कुली के बारे में 2-3 लाइनें। ये स्वतंत्र बंगाल राज्य का शासक था, और ये जो राजस्व नियमित रूप से बेचता था मुगलों को, ठीक है। फिर सुजाउद्दीन आता है, इसके बारे में कुछ खास बातें नहीं। सरफराज बना किस बंगाल का नवाब, सरफराज इसी के शासनकाल में अलीवर्दी खान ने 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर खुद मतलब जो बिहार का गवर्नर हुआ करता अलीवर्दी खान, खुद जो बंगाल का शासक बन जाता है। अलीवर्दी खान के बारे में ये कि ये जो अलीवर्दी खान की कोई बेटा बेटी नहीं थे, इसलिए इसने अपने दोहिता जो सिराजुद्दौला उसको नवाब बनाया। फिर हम इसके शासनकाल में पढ़ते कि जो इसने एक डायलॉग दिया था कि यूरोपियन है वो मधुमक्खियों के समान है, ठीक है। फिर हमें सुजाउद्दौला के बारे में पढ़ते, तो सुजाउद्दौला के बारे में पढ़ते कि ये जो 1757 से लेकर 1760 तक इसने शासन किया था। सुजाउद्दौला मतलब बंगाल का नवाब बना, और छोटी अलापाई में ही बंगाल का नवाब बना, इसलिए इसके बहुत सारी विरोध हो गए। जैसे इसकी मौसी है घसीटी बेगम, वो इसके विरोध हो गई थी। मीर जाफर सेनापति है वो इसके विरोध हो गया था। राय दुर्लभ है वो इसके विरोध हो गया था। जगत सेठ है, अमीचंद है, इतने बहुत सारे लोग इसके विरोध में हो गए थे। फिर जो कंपनी इसी के शासनकाल में दस्तक का दुरुपयोग करती है, वो जो दस्तक है वो भारतीय कर्मचारी को देकर भी इसका जो दुरुपयोग है वो कर लेती है, ठीक है। और जो नवाब जो टैक्स मतलब बचना चाहिए नवाब के आना चाहिए, वो टैक्स नहीं आता है क्योंकि कंपनी दस्तक का दुरुपयोग कर रही है। फिर जो सुजाउद्दौला की जो विरोधी है वो
उसको जो अंग्रेज है वो शरण दे रहे, सहायता दे रहे। फिर शुजाउद्दौला के शासनकाल में पढ़ते कि वो मीर कासिम फैक्ट्री में जाता है, और जब मीर कासिम फैक्ट्री में जाता है तो अंग्रेज उसको कासिम फैक्ट्री में घुसने नहीं देते तो अंग्रेजों के साथ लड़ाई करता है तो वहां से अंग्रेजों को बाहर निकाल देता है। न केवल वो बंगाल से अंग्रेजों को बाहर निकाल देता बल्कि वो कोलकाता के आसपास क्षेत्र जितने में अंग्रेज वहां से पूरे अंग्रेजों को कोलकाता से बाहर निकाल देता है। ये बात जब मद्रास में जाती है तो वहां से रॉबर्ट क्लाइव आता है, और हमने पढ़ा था कि वो अंग्रेजों को बाहर निकाल कर ही जो कोलकाता है बंगाल है उसका नाम अलीनगर कर देता है, अपने जो नाना है उसी के नाम अलीवर्दी खान के नाम पर अलीनगर कर देता है। फिर जब ये बात रॉबर्ट क्लाइव को पता चलती है तो रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में रहता है, मद्रास से वो आता है और शुजाउद्दौला के साथ संधि करता है, अलीनगर में संधि करता है, तो इसलिए अलीनगर में वो संधि करता है तो संधि का नाम अलीनगर है। ठीक है, 9 फरवरी 1757 के आसपास वो संधि करता है, 1756 से आसपास अलीनगर में संधि करता है। फिर हम पढ़ते हैं कि जो इसी के शासनकाल में अलीनगर की संधि में ये करता है कि जैसे युद्ध हर जाना है वो अंग्रेजों को देगा बिल्कुल, और संधि में ये होता है कि जो अंग्रेज है वो इसके विरोधी को शरण नहीं देंगे। कालांतर में हम देखते हैं कि ये जो संधि है वो इसका कोई सारांश नहीं निकलता, वो मतलब निरस्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि ना तो नवाब ने अंग्रेजों को युद्ध हर जाना दिया और न ही कंपनी ने जो अंग्रेजों की कंपनी ने जो नवाब के विरोधी को शरण देने से मना, मतलब शरण देते रहे उसको। फिर इसी के शासनकाल में जो काल कोठरी की घटना होती है, ब्लैक होल जिसके नाम से हम जानते हैं, 23 जून 1757 को, जिसमें से 143 अंग्रेजों को उसमें 12/14 के कमरे में बंद कर दिया गया। जब सुबह खोला गया तो उसमें 123 लोग मर गए थे और 23 लोग ही जिंदा बचे थे। ये जानकारी हमें कौन देता है? ये जानकारी हमें ऑलवेल देता है। फिर जब इतने जो ये बात अंग्रेजों तक जाती है तो हम पढ़ते हैं कि फिर प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। पलासी नाम की एक जगह है, पलास के बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ है इसलिए जगह का नाम पलासी है। तो वहां पे युद्ध होता है, वहां से रॉबर्ट क्लाइव आता है और इधर सिराजुद्दौला होता है। लेकिन सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर जाफर वो पहले से अंग्रेजों से मिल जाता है, वो अंग्रेजों को बोलते हैं मुझे नवाब बने देना आप तो, और सिराजुद्दौला को मैं देख लूंगा। तो कालांतर में ये युद्ध है ना, मतलब अंग्रेज बिना लड़े ही जीत जाते, केवल मीर मदान और मोहनलाल और कुछ फ्रेंच टुकड़ी ही जो नवाब के वफादार रही थी। ठीक है, और फिर मीर जाफर को नवाब बना देते हैं अंग्रेज। तो ये हम पढ़ते कि रॉबर्ट क्लाइव का एक गिद्दड़ है जेकाला रॉबर्ट क्लाइव, और इसने जो मीर जाफर ने इसने अंग्रेजों क्या दिए थे, उसने 24 परगने दिए थे, और खाली रॉबर्ट क्लाइव उसने बहुत सारे पैसे दिए थे, बहुत सारे उपहार भेंट किए थे, और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र का वो उर्वर जमीन लिया था। कालांतर में हम पढ़ते कि फिर मीर जाफर के शासनकाल में ये मीर जाफर शासनकाल में एक कांड होता है, पटना कांड, सॉरी उसके शासनकाल में नहीं होता ये। फिर हम पढ़ते कि अंग्रेजों की भूख मिटती नहीं है, इसलिए वो मीर कासिम को बना देते हैं, मीर जाफर को हटाकर। मीर कासिम ने उसने 3 जिले दिए थे अंग्रेजों को, वर्धमान, मिदनापुर और चिटगोंग। सिलट में वो 50% चुनाव पत्र का वो चीजें देते हैं, और ऐसे बहुत सारी वो गंगा यमुना दोआब का वो क्षेत्र रहता है। लेकिन वो मीर कासिम बहुत अयोग्य सेनापति था, उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर दी थी। और फिर इसी के शासनकाल में हम बक्सर का युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें से एक तरफ था हेक्टर मुंद्रो और दूसरी तरफ था जैसे सालम सेकंड मीर कासिम खुद, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। फिर अंग्रेज युद्ध जीत जाते हैं। अंग्रेज युद्ध जीतने के बाद में इलाहाबाद 2 संधियां करते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में, जिसमें से मुगल बादशाह को इलाहाबाद को कड़ा जिले दे दिए जाएंगे और 26 लाख है वार्षिक पेंशन दे दी जाएंगी। फिर इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 को, जिससे शुजाउद्दौला के साथ होती है। अवध की शुजाउद्दौला के साथ होती है, तो उस अवध की जिम्मेदारी अब अंग्रेजों को दे दी जाएगी। ठीक है, मतलब युद्ध हर्जाना देना पड़ेगा 50 लाख रुपए का। और फिर जब बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीतने के बाद पूरा बंगाल उनकी गिरफ्त में आता है, और कालांतर में फिर रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को दोबारा वो नवाब बना देता है। थोड़े दिनों के बाद नवाब की मृत्यु हो जाती है मीर जाफर की। फिर उसका बेटा नजामुद्दौला आता है, और नजामुद्दौला के इस समय में रॉबर्ट क्लाइव ने दिव्य शासन लागू कर दिया था, यानी 2 भागों में तोड़ दिया था, जिसमें से जो पैसों के मामले, जो दीवानी मामले वो अंग्रेजों को दे दी जाएंगे, और जो प्रशासनिक मामले जैसे सड़कें, रोड बनाना है, जो लड़ाई झगड़ा है वो किसके हाथ में? नवाब के हाथ में दे देंगे। 7 सालों तक ये जो दिव्य शासन लागू हुआ था। और फिर हम पढ़ते हैं कि जैसे वारेन हेस्टिंग्स ने दिव्य शासन को समाप्त कर दिया था, जब तक वो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आ गया था। ये सारा जो बंगाल है, ये बंगाल का जो सिस्टम हमने देख लिया दोस्तों, और बस इतना ही सा था। इसके सारे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसके बनते हैं एग्जाम में,
चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस एग्जाम हो, चाहे किसी भी प्रकार के एग्जाम हो ना दोस्तों। तो मैंने बस जल्दी से जल्दी इसको रिवीजन कराने की कोशिश की, आपको पढ़ाने की कोशिश की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये चीजें वो सारी समझ में आई होगी, है ना। तो अगर मैं उसका मैसेज देखूं उस भाई का, तो उन्होंने दोबारा से लिखा है कि सर मैं आ जाऊं, आप मेरी फीस तो माफ कर देगा ना। तो मैं बता दूं भाई मेरे प्यारे दोस्त, मैं सर से जरूर बात करूंगा फीस के मामले में। और अब बात आ गई है फीस की, तो मैं बता दूं कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बिना फीस के पढ़ के गए हैं, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारी जगह अपना बढ़िया स्थान बनाया है। ओके दोस्त, तो आप आना, तो आप बात करेंगे तो बात बनेगी। मैं बिल्कुल सर से बात करूंगा। हम फीस भी क्या लेते हैं, बहुत सारे लोग हम पे अंगुली उठाते हैं कि सर आपकी फीस इतनी है, आपकी फीस उतनी है। तो भाई हम कंटेंट भी तो ज्यादा देते हैं ना, ठीक है। और हम तो बोलते हैं कि जो एक मारवाड़ी में खुआ होते हैं कि भाई का फूल भाई की लग जाए। तो दोस्त हम तो सेवा ही कर रहे हैं, है कि नहीं। इसमें कुछ ज्यादा बचता तो है नहीं हमारे। तो आप आ जाना। हम तो हमारे तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी जगहों पर गए, जैसे हमने नवोदय में 5-10 बच्चे हमारे पास हुए हैं। जैसे भर्तियां आती है, जैसे वो अग्निवीर की भर्तियां, 5-7 बच्चे हमारे लगे हुए, गांव से 5-7 बच्चे लगे हुए हैं। ऐसे हम तो इतने बखान करते नहीं है, अगर हम इतना बखान करने लगे ना तो इनको समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन हमें जरूरत नहीं है दोस्तों, हम सोचते हैं कि मिलजुल कर कोई बात का समाधान निकले तो अच्छा है कि नहीं। तो आप तो कोचिंग आना। तो रही बात, बहुत सारे बोलते कि आप कोचिंग ऐसे वैसे, हम तो बोल रहे हैं कि दोस्त हमें तो कोचिंग चलाने में मजा भी नहीं आता, ठीक है। हम तो जो कल बंद कर देते आज बंद कर दे कोचिंग हमारी टेम्परेरी है, लेकिन यहाँ तो हम परमानेंट आएंगे, है कि नहीं दोस्तों। तो आज दोस्तों इतना ही, लगता है बहुत हो गया, है कि नहीं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आपका जो प्यार है, जो आशीर्वाद है, यही बना रहे। शुभ रात्रि दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।